नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। मैं एडवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस अंक में भारतीय ज्ञान प्रणाली भाग 10 के अंतर्गत प्राचीन महाकाव्यों के पात्रों पर आधारित कुछ लीडरशिप लेसन्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले लीडर हैं भरत। भरत एक कस्टोडियन लीडर है। भरत इंटरिम सीईओ या ट्रस्टी के रूप में ही काम करने के लिए सहमत हुए थे। भरत की लीडरशिप नैतिक हिम्मत से पहचानी जाती है। उन्हें राजगद्दी नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी की वजह से इसे स्वीकार कर लिया था। मगर उसके साथ मिलने वाले स्टेटस को वो स्वीकार न कर सके और स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब ईगो मैनेजमेंट पे बात करें। भारत की लीडरशिप फाउंडर्स सिंड्रोम का विरोध है। उसने राम की वापसी को अपने पर्सनल फायदे के ऊपर रखा। क्राइसिस मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत ने एक बड़े पावर वैक्यूम के समय में अयोध्या की स्टेबिलिटी को बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि राम के वनवास के दौरान राज्य में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। भारत की लीडरशिप एक अनएथिकल राज्याभिषेक को अस्वीकार करने से प्रारंभ हुई। गलत मौकों पर इनकार करना एक लीडर की इंटीग्रिटी दिखाता है। भरत जैसे केयरटेकर के पास जो राजगद्दी होती थी, वो अक्सर एक तानाशाह के पास होने वाली राजगद्दी से ज्यादा सुरक्षित थी, क्योंकि ये शासक के ईगो के बजाय लोगों के भरोसे पर बनी हुई होती थी। भारत की लीडरशिप सक्सेशन प्लानिंग और कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए स्वर्णिम मानक गोल्डन स्टैंडर्ड है। एक इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर की तरह भारत की मुख्य लॉयल्टी अयोध्या के प्रति थी, न कि उसकी पर्सनल महत्वाकांक्षा के प्रति। उसने संकट में फंसे एक दुखी राज्य अयोध्या को संभाला और वास्तविक सीईओ भगवान राम के लौटने तक अयोध्या की स्टेबिलिटी और खुशहाली बनाए रखी। इस प्रकार उन्होंने टर्न अराउंड मैनेजर का कर्तव्य निभाया। पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज करके उन्होंने सिंबॉलिक लीडरशिप की प्रैक्टिस की। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि राम अभी भी इंचार्ज हैं, भले ही वो उस समय अयोध्या में मौजूद न हो। राम की पादुकाओं को गद्दी पर रखकर और नंदीग्राम की एक झोपड़ी से राज करके उसने सेवक लीडरशिप की प्रैक्टिस की। भरत ने अयोध्या की जनता को समझाया कि वो मालिक नहीं है, बल्कि केवल ट्रस्टी हैं। उन्होंने फायर फाइटिंग के रूप में सामान्य प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे झोपड़ियाँ और मकान बनवाना, राशन इकट्ठा करना और सिक्योरिटी को मैनेज करना, इसको संभाला, ताकि राम धर्म को बनाए रखने के स्ट्रेटेजिक मिशन पर फोकस कर सकें। भारत हमें सिखाते हैं कि बिना ईगो के कैसे लीड किया जाता है। एक मालिक की बजाय एक टेम्पररी ट्रस्टी के तौर पर पावर को कैसे संभाला जाता है। अगले हैं लक्ष्मण।
लक्ष्मण एक ऑपरेशनल पिलर है। लक्ष्मण चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। अगर राम विजन थे तो लक्ष्मण उसको उस विजन को पूरा करने वाले व्यक्ति थे, COO थे। उनमें पक्की वफादारी और फोकस कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके लीडरशिप के गुण उनके भीतर की ओर थे। उन्होंने आसपास के माहौल को, जैसे प्रोटेक्शन, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी को मैनेज किया, ताकि मुख्य लीडर बड़े मिशन पर फोकस कर सकें। लक्ष्मण अल्टीमेट इनेबलर हैं। वो सेकंड इन कमांड हैं जो विजनरी को सफल बनाते हैं। लक्ष्मण साबित करते हैं कि लीडर बनने के लिए आपको नंबर वन होने की कोई जरूरत नहीं है। एक साइड में रहकर भी असर डालना एक जरूरी कॉरपोरेट और पॉलिटिकल स्किल है। लक्ष्मण नंबर दो की भूमिका को रीडिफाइन करते हैं और उसे बेहद अच्छे तरीके से निभाते हैं। वो दिखाते हैं कि सच्ची लीडरशिप अक्सर शैडो लीडरशिप में होती है, जैसे कि मिशन की रक्षा करना, ऑपरेशंस को मैनेज करना और ये पक्का करना कि लीडर का विजन जंगल में भी पूरा हो सके। लक्ष्मण अक्सर उस गुस्से या निराशा को जाहिर करते थे जो धर्म से बंधे राम नहीं कर सकते थे। वो उन्होंने एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम किया और ईमानदार एवं तेजस्वी व्यक्ति का चरित्र निभाया। उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उन्होंने 14 साल तक नींद पर जीत हासिल की। आज के जमाने में ये एक्सट्रीम ओनरशिप वाली सोच है, जिसमें टीम की सुरक्षा के लिए अपनी जरूरतों को कुर्बान कर देना पड़ता है। और वास्तव में ये एक महान सोच है। कई मामलों में, जैसे दुर्वासा ऋषि के सामने, लक्ष्मण ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक कठोर सच को बताया, जिन्हें राम बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से भी नहीं कह पाते। उन्होंने अंदरूनी भीतरी सर्किल में क्रिटिकल वॉइस के रूप में काम किया। उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने पर उनको महारत हासिल थी, जैसे नींद पर जीत प्राप्त करना। ये एक स्टार्टअप को बचाने के लिए जरूरी हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन को दिखलाता है। अगले हैं जाम्बवान, जिन्हें अक्सर जामवंत या जाम्बवंत भी कहा जाता है। ये एक समझदार, शांत और स्ट्रेटजिक लीडर के तौर पर इनको दिखाया गया है। सीता की खोज के दौरान जाम्बवान ने ही हनुमान की छिपी हुई काबिलियत को पहचाना और उन्हें अपनी जबरदस्त शक्तियों का एहसास करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। इससे दूसरों को मोटिवेट करने और अपनी टीम में सबसे अच्छा परफॉर्म करने की उनकी काबिलियत का पता लगता है। सेना में सबसे बड़े होने के नाते वो सिर्फ शारीरिक ताकत से ही नहीं, बल्कि समझदारी, अनुभव और सोच समझ से लीड करते हैं। उनके लीडरशिप स्टाइल में सब्र, विनम्रता और भगवान के
प्रति गहरी भक्ति दिखाई देती है। स्वयं शोहरत पाने की बजाय उन्होंने मिलकर सफलता पाने और नैतिक सच्चाई पर ध्यान दिया, जिससे वो एडवाइजरी लीडरशिप के प्रतीक बन गए, जो सलाह, हिम्मत और दृढ़ विश्वास से लीड करता है। अगले हैं भीष्म। महाकाव्य महाभारत में भीष्म एक ताकतवर लेकिन अलग लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी जिंदगी में फर्ज, वफादारी और निजी त्याग ही दिखता है। भीष्म पितामह ने उसूलों वाली और अनुशासित लीडरशिप की मिसाल रखी। भीष्म, जिन्हें मूलतः देवव्रत कहा जाता था, महाभारत के सबसे पूजनीय लोगों में एक थे। उनकी लीडरशिप सिर्फ लड़ाई में ताकत से नहीं, बल्कि नैतिक अधिकार, अनुशासन और ड्यूटी के प्रति पक्की लगन से पहचानी जाती है। भीष्म का जीवन निजी फायदे के बहुत ऊपर केवल धर्म से चलता है। अपने पिता की खुशी सुनिश्चित करने के लिए जिंदगी भर ब्रह्मचर्य और राजगद्दी छोड़ने की उनकी भयानक कसम जिम्मेदारी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होना दिखलाती है। उन्होंने अपनी मर्जी से राजगद्दी, शादी और अपनी विरासत छोड़ दी। इस बहुत बड़ी निस्वार्थता ने उन्हें नैतिक मान्यता और साथियों और दुश्मनों दोनों का समान रूप से सम्मान दिलवाया। भीष्म का नाम ही उनकी भीषण प्रतिज्ञा से आया। एक बार जब वह किसी चीज के लिए कमिट कर देते थे, तो बिना किसी समझौते के उसे निभाते थे। लगातार बने रहना और भरोसेमंद रहना, जो लंबे समय तक चलने वाली लीडरशिप की खास बातें हैं, इसकी पहचान उन्होंने करवाई। वो न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि एक समझदार राजनेता भी थे। पॉलिटिकल, नैतिक और मिलिट्री मामलों में उनकी सलाह को अहमियत दी जाती थी। लड़ाई में हार जाने के बाद भी उन्होंने युधिष्ठिर को राजपाट के बारे में शिक्षा प्रदान की। भीष्म ने पर्सनल दर्द या नैतिक लड़ाई में कमार का धैर्य बनाए रखा। कौरवों की गलतियां जानने के बावजूद वो अपनी कसम की वजह से हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादार रहे। ये डिसिप्लिन दिखाता है, लेकिन वफादारी की मुश्किलों को भी दर्शाता है। वो अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, और परशुराम जैसे महापुरुष भी उनका सम्मान करते थे। कई पीढ़ियों के राजा उनसे डरा करते थे। अपने फील्ड में काबिलियत ने एक लीडर के तौर पर उनकी अथॉरिटी को मजबूत किया। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों के लिए एक गार्जियन, टीचर और मेंटर के रूप में काम किया। उनकी लीडरशिप सिर्फ कमांड करने तक ही सीमित नहीं थी। इसमें आने वाले राजाओं को पालना पोसना और सलाह देना भी शामिल था। जो लोग उनका विरोध करते थे, वे भी उनका बहुत सम्मान करते थे। सिर्फ इनकी मौजूदगी ही उनको इज्जत प्रदान करती थी, जिससे पता चलता है कि सच्ची लीडरशिप अक्सर पोजीशन से नहीं, बल्कि करेक्टर से पैदा होती है।
जिंदगी भर ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति वफादारी की अपनी कसम से बंधे हुए, उन्होंने निजी कीमत पर भी व्यवस्था, परंपरा और राजकाज को बनाए रखा। उनकी लीडरशिप समझदारी, दूर की सोच और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित थी। हालांकि अपनी कसम के प्रति उनका पक्का वादा कभी कभी उन्हें मुश्किल में डाल देता था। अगले हैं विदुर। महाभारत में विदुर से नेतृत्व के सबक सभी लोगों ने ग्रहण किया। महाभारत के कई प्रभावशाली व्यक्तियों में विदुर और कर्ण नेतृत्व के दो विपरीत लेकिन समान रूप से शिक्षाप्रद मॉडल के रूप में उभरते हैं। जबकि विदुर नैतिक स्पष्टता और नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर्ण निष्ठा, लचीलापन और व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक है। विदुर और कर्ण दो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सबसे शक्तिशाली नेतृत्व होते हुए भी कभी राजगद्दी का सुख नहीं भोग किया। वे युद्ध के विपरीत पक्षों में खड़े थे, फिर भी दोनों असाधारण चरित्र के पुरुष थे। उनकी कहानियां केवल निष्ठा या बुद्धि के बारे में नहीं है, वे विकल्पों के बारे में भी हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ साजिश रची तो विदुर ने उसे चेतावनी दी। नॉर्मली कौरवों के अन्याय करने पर विदुर आपत्ति जताया करते थे। जब राजसभा में अन्य लोग मौन रहते थे, वो राजा से डरते थे, तब केवल विदुर बोलते थे। वो शाही दरबार में खड़े होते थे और उन्होंने द्रौपदी के अपमान को कंडेम किया। विदुर हमें नेतृत्व के बारे में एक क्रांतिकारी सच्चाई सिखलाते हैं। नेतृत्व पद के बारे में नहीं है, ये नैतिक साहस के बारे में है। वो सेनाओं को लीड नहीं करते, वो स्पष्टता के लिए जाने जाते थे। और जब उनकी सलाह को दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया, तब भी उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। अगले हैं कर्ण। कर्ण वफादारी चुनने वाला योद्धा था। महाभारत में कर्ण निष्ठा संचालित नेतृत्व के सबक को प्रस्तुत करते हैं। यदि विदुर की कहानी संयम की है तो कर्ण की कहानी आग की है। कर्ण को जन्म के समय ही त्याग दिया गया था। जब दुनिया ने उसकी योग्यता पर सवाल उठाया तो दुर्योधन ने उसमें क्षमता देखी और उसे राजा का ताज पहना दिया। उस क्षण कर्ण को न केवल राजा का दर्जा मिला, बल्कि उसने दुर्योधन में एक अपनापन भी पाया और वो कभी भी इस बात को नहीं भूले। कर्ण को दुर्योधन की खामियां पता थीं। वो जानते थे कि कौरव सही के पक्ष में नहीं है। जब कृष्ण ने उनके जन्म का सच उन पर प्रकट किया और उन्हें पांडवों के साथ राजगद्दी की पेशकश की, तब भी कर्ण ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता जो मेरे साथ खड़ा हुआ था। ये निष्ठा अत्यंत हृदय स्पर्शी है। कर्ण हमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सिखलाते हैं। रिजेक्शन के बावजूद फिर उठने की उनमें क्षमता है। वे हमें ग्रेटिट्यूड और कमिटमेंट के बारे में
सिखाते हैं, लेकिन वो हमें गलत निष्ठा की कीमत भी कैसे अदा की जाती है ये भी बताते हैं। कर्ण में धैर्य की कमी नहीं थी। विदुर ने पूछा था, क्या सही है? व्हाट इज राइट? कर्ण ने पूछा था, कौन मेरे साथ खड़ा है? ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो नेतृत्व एक दर्दनाक विकल्प की मांग करता है। विदुर निकटता से ज्यादा सिद्धांत को महत्व देते थे। कर्ण ने धार्मिकता की बजाय निष्ठा को चुना। विदुर अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए सत्ता से दूर चला गया। कर्ण अपने कृतज्ञता की रक्षा के लिए युद्ध में चला गया। विदुर का मार्ग एकाकी है, लेकिन स्पष्ट है, क्लियर है। कर्ण का मार्ग भावुक है, लेकिन संघर्षपूर्ण है। महाभारत हमें साधारण नायक नहीं देता है, ये हमें महामानव प्रदान करता है। और शायद सबसे बड़ा नेतृत्व का सबक भी यही है। शक्ति आपको शक्तिशाली बनाती है, निष्ठा आपको प्रशंसनीय बनाती है, लेकिन केवल नैतिक स्पष्टता ही आपको विश्वसनीय बनाती है। मैं इस एपिसोड को अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। सभी दर्शकों को भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम एनईपी से संबंधित किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।